नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक पंजाब राव यादव स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे पाठ 6 दो संस्मरण। संस्मरण का अर्थ है स्मृति या यादें। लेखक है संजय सिन्हा। इसमें से पहला संस्मरण हंस और आदमी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ नया ट्राई किया है, अर्थात कैमरे के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो संस्मरण संजय सिन्हा हंस और आदमी। प्रस्तुत पाठ में लेखक संजय सिन्हा ने हमें पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के आत्मबल को दृढ़ करने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने एकाकी जीवन नहीं बल्कि सामूहिक जीवन जीने का सामर्थ्य किया है। मनुष्य आज के समय कितना अकेला हो गया है और कितना स्वार्थी हो गया है। उसके बदले स्वयं का स्वार्थ त्याग कर सबको साथ में लेकर सामूहिक जीवन जीने की सलाह दी है। पारिवारिक समस्या परिवार में एक साथ रहकर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए यह बताया है। साथ ही साथ इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने मनुष्य में नेतृत्व का गुण और सामूहिक जिम्मेदारी का भाव पैदा करने की कोशिश की है। दो संस्मरण संजय सिन्हा। परिचय। जन्म 1946 पटना बिहार। संजय सिन्हा जी का जन्म 1946 पटना बिहार। परिचय। संजय सिन्हा जी विगत 30 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आपकी कहानियाँ, संस्मरण आदि अनुभवजन्य हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ 6.1 रिक्टर स्केल, उपन्यास, समय, संस्मरण संग्रह। गद्य संबंधी। प्रस्तुत संस्मरण पक्षियों के प्रतीक लेकर मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने तथा दृढ़ निश्चय होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शाता है। इस संस्मरण में सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण, उसकी जवाबदेही को स्पष्ट किया है। यहाँ दो संस्मरण ने स्मृति या यादें जिसको बोलते हैं, उसमें से पहली स्मृति है या पहला संस्मरण है हंस और आदमी। दूसरी स्मृति है आत्मीय रिश्ते। हमें पहले देखना है हंस और आदमी। आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर वी या वी के आकार में ये उड़ते चले जा रहे होते हैं। जब मैं छोटा था और सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में घर की छत से कभी हंसों की ये उड़ान दिख जाती तो मैं हैरान रह जाता। ऐसा लगता मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफ़ेद पंखों में लिपटकर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। यहाँ अनुशासित सिपाही अनुशासित पता है सिपाहियों को। लेखक संजय सिन्हा ने बताया है जिस तरह से सिपाही अनुशासन में रहते हैं, एक पंक्तियों में एक के पीछे एक खड़े रहकर कवायद करते हुए रहते हैं, उसी तरह से यहाँ हंस नामक पक्षी जो है आसमान में उड़ते समय
किस तरह से एक कतार में वी आकार की रफ्तार बनाकर चले जा रहे हैं। मेरे मन में ढेरों सवाल उठते, आखिर ये इस तरह वी आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चल रहा है? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है? कौन इनका निर्देशक है? कौन है इनका निर्देशक? निर्देश इन्हें बताना, जताना, और निर्देशक इन्हें संकेत या जताने वाला, उनके इस पे चलने वाला, बताते हुए कार्य पर चलना। बहुत से सवाल लेकर जब मैं माँ के पास आता तो माँ मेरा सिर सहलाती, कहती कि ये मानसरोवर के राजहंस है। कहाँ के? मानसरोवर के राजहंस। मानसरोवर जम्मू कश्मीर में सबसे सुंदर झील है और उस झील में बहुत सारे राजहंस या हंस नामक पक्षी रहते हैं। ये तो सारे हंस जो इस तरह एक गति से उड़ते हैं, उनका क्या मतलब हुआ? यह आपस में रिश्तेदार हैं। सबसे आगे वाला उनका नेता होता है। क्या होता है? नेता। वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। क्या तय करता है? रफ्तार और दिशा। रफ्तार यानी गति, और दिशा तय करता है। उनके पंखों को बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी होती है। क्या बताया उन्होंने कि सबसे आगे वाला जो होता है, उनके पंखों को बाकी जो पक्षी हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरों को वह पहले ही पहचानता है, भांपता है। वह हवा को काटता है। रफ्तार में, गति में जब उसे उन सभी को उड़ने के लिए जाना पड़ता, आसमान में जब वो उड़ रहे होते हैं, उस समय सबसे आगे वाला जो होता है उनको वह हवा को काटता है। उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अपने से पीछे उड़ने वाले हंसों के लिए वह उड़ान को आसान बनाते चलते हैं, माँ कहती। लेकिन माँ सबसे आगे वाला ज़्यादा मेहनत करता है और सबसे पीछे वाले के लिए रास्ता आसान बनाता चलता है। ऐसा क्यों? उससे क्या फ़ायदा? देखो यहाँ क्या बताया कि सबसे आगे वाला जो होता है उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पीछे वालों के लिए वह रास्ता आसान बनाता है। ऐसा क्यों? उससे सबसे आगे वाले को क्या फ़ायदा है? मैंने कहा ना कि ये रिश्तेदार है। ये जानते हैं कि कर भला तो हो भला, इसलिए ये एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं। ये बहुत दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। ये सब एक बार में 10 घंटे उड़ सकते हैं। कर भला तो हो भला, इसका मतलब यहाँ लेखक संजय शर्मा बताना चाहते हैं, संजय सिन्हा जी बताना चाहते हैं कि व्यक्ति ने कभी भी अच्छा सोचना चाहिए, भलाई के बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे का अगर हम भला करते रहेंगे तो हमारा भी हमेशा भला होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज। 10 घंटे, हाँ बेटा, कई बार उससे भी ज़्यादा। इनमें सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है। फिर जब वह थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला उसकी जगह लेने पहुंच जाता है। ऐसे ही सारे हंस उड़ते हुए अपनी अपनी जगह बदलते चले जाते हैं। मैंने बताया ना, सबसे आगे वाला नेता होता है और वह दूसरे हंसों के लिए उड़ान को आसान बनाता हुआ अपने पंखों से
हवा को काटता चलता है। पीछे वाले को कम मेहनत करनी होती है, उसके पीछे वाले को और कम। इस तरह ये बीच हवा में ही सुस्ताते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए हजारों मील का सफ़र तय कर लेते हैं। सुस्ताना, आराम करना। कवि लेखक संजय सिन्हा यहाँ हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वे हवा में उड़ते चले जाते हैं। 10 घंटे कंटिन्यू हजारों मील वे सफ़र तय कर लेते हैं। सबसे आगे वाले को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और सबसे पीछे वाले ज़्यादा उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, वे आराम कर लेते हैं। सबसे आगे वाले जो हंस होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनके इन्हें पंखों को बहुत मेहनत लगती है। माँ फिर मुझे हंसों की ढेर सारी कहानियाँ सुनाती, बताती कि हंस मोती खाते हैं। क्या खाते हैं? मोती। मोती पता है सभी को? मोती खास करके समंदर में सीपों के बीच तैयार होती है स्वाति नक्षत्र की वर्षा में। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तब वह वर्षा अगर जीवित सीपों के अंदर गिर गई तो उससे मोती बनते हैं। हंसों के पास नीर क्षीर अलग करने का विवेक होता है। नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध। नीर क्षीर अलग करने का विवेक हंसों के पास होता है। यह विवेक कभी भी किसी के पास या दूसरे के पास कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी यह विवेक या ज्ञान नहीं जानता। वे दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। एक बार एक शिकारी ने किसी हंस को मार दिया तो कैसे सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। शिकारी ने सिद्धार्थ से जब अपना शिकार मांगा तो उन्होंने कैसे उसे समझाया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है। और फिर मैं उन हंसों के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता। मेरे पंख तब कमज़ोर थे, लेकिन मुझसे आगे वाला हंस मेरे लिए उड़ान को आसान बनाता चला जाता। मेरे हिस्से की मेहनत वह करता। यानी सबसे आगे वाला व्यक्ति जो है या पक्षी जो है वे सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, यानी दूसरों के हिस्सों की भी मेहनत वह करता। और हम साथ साथ आसमान में बहुत दूर उड़ते चले जाते। मेरे मन की उड़ान में सबसे आगे वाला हंस पिताजी की तरह लगता, फिर माँ, फिर चाचा चाची, हम सारे भाई बहन और दादी भी। यहाँ परिवार का उल्लेख बताएं। मेरे मन की उड़ान में सबसे आगे वाला हंस पिताजी की तरह लगता, फिर माँ, फिर चाचा चाची, हम सारे भाई बहन और दादी भी। दादी तो बूढ़ी हो गई है। दादी क्या हो गई है? बूढ़ी हो गई है। कोई बात नहीं, पिताजी के मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते चलेंगे। परिवार चलाने की जिस तरह से जिम्मेदारी होती है पिताजी के ऊपर, पिताजी जब सारे परिवार के लिए कमाई करता और वे सबके लिए कमा के लेके आता है, उनको यानी पिताजी को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बाकी लोग घर के आराम से खाते हैं। उसी तरह से बताएं यहाँ की कोई बात नहीं, पिताजी के मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते चलेंगे। वे सभी संकटों से दो हाथ करके सामने दीवार बनाकर खड़े रहेंगे। पहले दादी जी ने पिताजी के लिए रास्ता बनाया होगा, अब पिताजी दादी जी के लिए बना रहे हैं। यह परिवार है। यह क्या है? परिवार। पिताजी थक जाएंगे तब माँ आगे हो जाएंगी, फिर चाचा जी आगे हो जाएंगे और इस तरह से उड़ते उड़ते मैं भी तो बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं आगे हो जाऊंगा। मैं पिताजी से कहूँगा कि आप आराम कीजिए, मेरे पंख
सबके पंखों को आराम देंगे, मेरे पंख सबको साथ लेकर उड़ेंगे, मेरे पंख सबको साथ लेकर उड़ेंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबको हंसों के बारे में बताऊंगा कि आदमी भी चाहे तो ऐसे साथ साथ बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। एक परिवार को सबसे आगे ले जाने में एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद अगर रही तो वे परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं। एक दिन मैं बड़ा हो गया, बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी ऐसा कहाँ होता है। आगे के पेज पर, अगला पेज। एक दिन मैं बड़ा हो गया, बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी ऐसा कहाँ होता है। वह एक बार आगे हो जाता है तो सिर्फ अपने लिए सोचने लगता है। यहाँ होता है स्वार्थी प्रवृत्ति इंसान की, यानी वो अगर एक बार आगे चला गया तो सिर्फ अपने लिए सोचता है, बाकी लोगों के लिए नहीं सोचता है। उसे पीछे वालों की चिंता नहीं रहती। कई बार पीछे चलने वाले भी आगे निकलने की होड़ में उस अनुशासन को तोड़ देते हैं। यहाँ होड़ यानी प्रतिस्पर्धा, और अनुशासन पता है, अनुशासन यानी अनुशासित, जो किसी ने बताया हुआ उसी तरह से चलना, अनुशासन, डिसिप्लिन। कई बार तो अपने पंखों से दूसरों के लिए हवा काटने की जगह उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। क्या खड़ी कर देते हैं? मुश्किल, कठिनाई। माँ तो कहती थी कि भगवान के बनाए सभी जीवों के आदमी सबसे बुद्धिमान होता है। क्या होता है? सभी जीवों में आदमी सबसे बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान जो बहुत समझदार हो। क्या हो? बहुत समझदार हो। लेकिन मुझे तो हंस बुद्धिमान लगते हैं। क्या लगते हैं? हंस बुद्धिमान लगते हैं। सबको साथ लेकर उड़ते हैं। एक दिन में 10 घंटे उड़ते हैं। एक दिन में 10 घंटे उड़ते हैं। हजारों मील उड़ते हैं। सबसे कमजोर हंस भी उनके साथ उड़ लेता है। सबसे कमजोर हंस भी क्या करता है? उनके साथ उड़ लेता है। आदमी ऐसा कहाँ करता है? अब आदमी के बारे में बताएं। आदमी यहाँ ऐसा करता नहीं। वे कभी दूसरों की मदद करने के लिए सोचता नहीं। करके आदमियों को हंस पक्षियों के माध्यम से संजय सिन्हा जी ने बताया है कि हम एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं, हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए और जो कमज़ोर हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, या जिन्हें चलना फिरना नहीं आता उनको मदद करना चाहिए। आदमी ऐसा कहाँ करता है? अब माँ नहीं है, होती तो पूछता, माँ इन हंसों को रिश्तों का पाठ किसने पढ़ाया? माँ को क्या पूछता कि इन हंसों को रिश्तों का पाठ किसने पढ़ाया? यहाँ शर्मा जी, संजय सिन्हा जी ने बताया है कि बहुत ही कठिनाइयों के साथ जिस तरह से एक हंस, सबसे सामने वाला जो नेता होता है, वे सबकी मुश्किलों को दूर करते हुए आगे बढ़ते रहता है, और जो पीछे वाला रहता है उनको आराम करने की सलाह या उनके पंखों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है करके इस कहानी के माध्यम से हम सभी ने समझना चाहिए कि व्यक्ति ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए प्रगति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। सब अगर एक साथ रहे, समाज के लोग भी एक साथ अगर रहे, तो हम एक दूसरे के साथ बढ़कर हमारी स्वयं की भी प्रगति कर सकते हैं और दूसरों की भी प्रगति में साझेदार या हिस्सेदार बन सकते हैं। इस कहानी का दूसरा भाग आगे के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आपको यह संस्मरण पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो
लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि उन्हें भी यह कहानी समझने के लिए आसान हो। हमने इस वीडियो में कुछ नया ट्राई किया है, कैमरे के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाकर ऑल पर रखें। मैं मिलता हूँ मेरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।